So, a very, very good afternoon to all of my students. Supposed to be my last expanding lecture on India, Israel undergoing transformations. This is the presentation which will try to encapsulate all the changes, all the transformations, and all the new underpinnings of India and Israel in past 7 decades working of the two nations. तो आज मैं आप लोगों के साथ इंडिया और इजराइल के ट्रांसफॉर्मेटिव फेज को डिस्कस करूंगा और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में हम इजराइल और इंडिया के बहुत सारे बदलते परिवेश को, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक और उनकी राज्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से मैं आज चलता हूँ कि कैसे हम चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को परिभाषित कर सकते हैं। और आज का जो मुख्य लेक्चर है वो ये है कि हमने आज तक क्या क्या स्टडी किया है और हमें उसे कैसे आगे स्टडी करना है। तो मई का महीना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और इसी संदर्भ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन को परिवर्तन के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है और उसे एक कोटेशन से जोड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में कभी ठहराव नहीं आना चाहिए, हमें कभी थकना नहीं है, हमें कहीं थमना नहीं है और हमें कहीं ठहरना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ चलना है और चलते ही चले जाना है। It has been stated that in life nothing is permanent except change. So change is the only phenomenon in life which doesn't get static, which doesn't get stagnated, which doesn't get stopped. So let us see how this change in form of transformation has been affecting the lives of India and Israel. So let me start with the first definition of change. Let me see how many of you can come out with the answer. Change is the very essence, credence, and salience of life. If you can all recall, I use the word essence, I use the word credence and salience in my half an hour preliminary formative orientation to all of you. If you can translate this quotation into Hindi, we can say that परिवर्तन जीवन की मौलिकता, विश्वसनीयता एवं विशिष्टता है। अब मेरा प्रश्न होता है कि ये प्रश्न कि इस कोटेशन को देने वाले कौन हैं। तो ये मैं पहले आप सबको ओपन करता हूं और उसके बाद फिर इसका आंसर देने का प्रयास करता हूं। ये मैं बता दूं कि इस कोटेशन को देने वाले सुनील सर एकमात्र नहीं हैं। यस, so let's take your 1 minute time and so I can just proceed further. Yes, we can start with Preeti Sakral. हाँ जी सर। Are you aware of this quotation? No sir. खुशबू? नहीं सर, नहीं आ रहा मुझे भी बात। शहजादी, अफजल? नहीं,
now I'll just go to two of my. हेलो सर। Yes, Afzal. सर ये तो सर फ्रिक्वेंटली सर सुनते रहते हैं कि जो है चेंज जीवन का फंडामेंटल है, मतलब वो तो होता ही रहेगा। मगर आगे के सर 2 वर्ष तो सर नए हैं। तो ये आपको कहीं पता चला है क्या, कोई जेआरएफ के एग्जाम्स में ये प्रश्न कभी आया है? नहीं सर, मगर इतना तो सुनते आए हैं, परिवर्तन जीवन की मौलिकता है, वो तो होता ही रहेगा। मगर आगे के सर 2 शब्द विश्वसनीयता विशिष्टता फर्स्ट टाइम सुने हैं। मैं आपको तो सर थोड़ा हो सकता है ये आपकी देन हो। मैं आपको थोड़ा अनफोल्ड कर देता हूँ। दिस इज लिंक्ड विद अ फ्रीडम फाइटर who was born in the month of May. He said that लाल सर बिपिन चंद्रपाल। he said that the Britishers have converted the entire nation into a prison. So, going from one cell, that is one prison, to another cell, that is another prison, is like moving from one part of country to another part of the country. पूरा देश ब्रिटिशर्स ने एक कारागार की भांति परिणित कर दिया है। एक कारागार से दूसरे कारागार में जाना भारत के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के समकक्ष है। यह बात एक फ्रीडम फाइटर ने कही थी। वो फ्रीडम फाइटर जिसको एक लंबे समय के बाद मुख्य धारा में दोबारा से उसके जीवन को जीवंत कर दिया गया है। वो वैसे विचारक थे, वो ऐसे फिलॉसफर थे जिनको एक लंबी और एक बहुत कष्टपूर्ण कारागार दिया गया था, बंदी बनाया गया था। उन्होंने ही इस संदर्भ में कहा था, मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला दूं कि ऐसा माना जाता था कि जो जीवन है वो परिवर्तनीय है, अर्थात हैप्पीनेस और सॉरो कभी भी एक साथ जीवन पर्यंत नहीं रह सकते हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। क्राइसिस आई है तो प्रोस्पेरिटी भी आएगी, प्रोस्पेरिटी आई है तो क्राइसिस भी आएगी। हमें हर क्षण के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आप लोग शायद फ्रीडम स्ट्रगल को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस कोटेशन को हम जोड़ सकते हैं एक ऐसे महान फ्रीडम स्ट्रगलर के साथ जिन्होंने एक लंबे समय तक काले पानी की सजा को काटा है। और उनको हम वीडियस के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब कोई इसका आंसर बता पाएगा या मैं आगे चलने का प्रयास सर करूं? सर यस सर विनायक दामोदर सावरकर। ओ वेरी गुड। ये किसने बताया है? प्लीज सर बताएं। भुवनेश। ओके भुवनेश, ओ वेरी गुड भुवनेश। ये कैसे भुवनेश आपने इसको किया? सर एक तो काला पानी की सजा और एक वीडीएस, जो इससे मुझे एक ही फ्रीडम फाइटर का नाम याद आया। ओके। लेकिन ये कितनी आश्चर्य की बात है कि मैंने अपने आधे घंटे के लेक्चर में कहीं ना कहीं
जिक्र भी किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको नहीं ध्यान रखा। अफजल, जी अफजल सर। क्या जी सर। करते हैं आप लोग? तो भुवनेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश। वेलकम सर। प्रीति सकराल, आपको कोई कोई इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो खैर ये कोटेशन की बहुत आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। मैं आपको लिखने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, ना बाध्य करूंगा, लेकिन चूंकि हमने कहा है कि हमें चेंज के संदर्भ में ही दोनों देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है, इसलिए मैंने ये कोटेशन आज आप सबके सामने लाने की कोशिश की। तो अगर विकास और दृष्टि मुझे अपनी अनुमति दें तो मैं आगे चलने की कोशिश करूं। यस विकास? जी सर। आप प्रसन्न हैं विकास? जी सर, बिल्कुल। दृष्टि, आप भी प्रसन्न हैं? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, अभी तक हम ठीक ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? विकास, आप लोगों के स्क्रीन पर हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी हाँ सर, आ रहा है। ओके ओके ओके, तो आप सब लोगों ने लिख लिया है, मैं आगे चलूं? नवीन जी, प्रीति जी? यस सर। जी सर, लिख लिया सर। लिख लिया है, ओके ओके। शहजादी जी? जी सर। ओके ठीक है। अब मैं बहुत स्पीडली चलता हूं कि जो कोर्स अब तक हमने पूरा किया है, उस पूरे कोर्स को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? उस पूरे कोर्स को हम 4 इकाइयों में देख सकते हैं। विकास, यहां तक स्क्रीन पर आ रहा है आपको? जी सर। Okay, so the entire course is covered under 4 units. The very first unit is about society in India and Israel. The second important unit which we have to study and which we have already covered is the state, the nature of the state, the working of the state, and the two nations. The third unit which we have to complete, or we have already completed, is about polity. You all know that I use the word polity rather than politics because polity has a broader connotation because it reflects a convergence of the notions of power as well as accountability. It says the rulers are not there to govern us, but they are there to serve us. So the third unit is about polity, and the last and the fourth unit is about the trends and the challenges which the two nations have now been facing in contemporary times. So it means that there are 4 units to be covered as a part of our India-Israel syllabus: society, state, polity, and challenges. So if I'm clear till here, should I proceed further? Vikas? Yes sir. Okay. Let me now start with the very first unit, that is how the societies in India and Israel have been formed, evolved, and transformed over the years. This is the first unit, and we can come across number of questions to be asked from this unit. अगर हम भारत और इजराइल के
समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं की रचना के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो हमने बहुत सारे हम सरोकारों को, बहुत सारे हम वाद विषयों को, बहुत सारे हम मुद्दों को हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि हमने इस संदर्भ में समाज के, दोनों समाजों के 3 महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन किया था। The first is about the nature of the societies in the 2 nations. हम इजरायली सोसाइटी को कहते हैं ये सियोनवादी समाज है, और अगर हम भारत के समाज को देखें तो भारत का समाज एक रिलीजियस समाज भी है, और आई वुड से ये एक स्पिरिचुअल समाज भी है। It is both a religious society and also a spiritual society. An Israeli society is more of a Zionist society. ये सियोनवादी समाज है, और कैसे Zionism as a philosophy, as a movement, tried to frame, tried to guide, tried to orient the formation of the state in Israel. हमने इस पूरे संदर्भ में पढ़ा है कि कैसे इजराइल में ज़ायोनिज्म ने एक विचारधारा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इजराइल के समाज को और इजराइल के राज्य को निर्मित करने का प्रयास किया है। वहीं भारत को हम एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल सोसाइटी मानते हैं, और कैसे एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल सोसाइटी एक सैलेड बाउल मॉडल के रूप में भारत में सुदृढ़ होती हुई चली गई। ये हमने इस पाठ में पढ़ा होगा, और हमने ज़रूर यहाँ पर एक बॉइलिंग पॉट मॉडल और एक सैलेड बाउल मॉडल का कंपैरिजन किया होगा, और हमने कहा होगा कि कैसे दोनों समाज एक मल्टीकल्चरल पॉट अर्थात एक बहुसांस्कृतिक घट की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है जो हमने किया था, और इसमें जो प्रश्न है वो ज़ायोनिज्म पर आ सकता है, वो भारत के रिलीजियस सेकुलर सोसाइटी पर आ सकता है, वो सैलेड बाउल मॉडल और बॉइलिंग पॉट मॉडल पर आ सकता है, वो आ सकता है कि कैसे दोनों समाज मल्टीकल्चरल सोसाइटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा हमने जो पाठ पढ़ा था, जो दूसरा हम लोगों ने अध्ययन किया समाज का, वो वास्तव में कैसे हमने इजराइल को एक लॉ ऑफ रिटर्न अर्थात आलिया के साथ जोड़ा, और कहा कि कैसे इजरायली समाज वास्तव में एक नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है। तो हमने भिन्न भिन्न प्रकार के आलियाओं का अर्थात आलियास का अध्ययन किया, और कहा कि कैसे इमिग्रेंट्स ने इजराइल की डेमोग्राफिक पोजीशन को चेंज किया, और कैसे डेमोग्राफी चेंज होती है तो डेमोक्रेसी भी चेंज होती चली जाती है। अर्थात द रोल ऑफ इमिग्रेंट्स in the context of law of written and in the context of citizenship acts, we tried to study in the context of the 2 societies. So we can have questions on Alia, we can have questions on law of written,
We can have questions on citizen and citizenship as embedded in the societies. And how these immigrants in the two nations not only changed the demographies, but also democracies of the two nations. Here, we can discuss the position of the Arabs, the position of the Muslims in India. We can also discuss other groups, religious groups. Third and the last part which we discussed was in the context of ethnicity and primordialism. In Hindi, we can call Sanjatiyata, and we can also call primordialism, which means Paramparik Asmita, a traditional conservative orientation of the two societies. इसको हमने कोशिश की अध्ययन करने के संदर्भ में। वो हमारा अध्ययन था कि इजराइल की समाज न केवल धार्मिक आधारों पर ही विभक्त है, भारतीय समाज न केवल धार्मिक आधारों पर ही विभक्त है, बल्कि वो संजातीय आधारों पर भी वो विभाजन देखा जा सकता है। और इसको हमने देखा है इजराइल में अश्कनाजी और सेफारडी जूस के बीच में विभाजन को, अरब्स के डिफरेंट लेयर्स के विभाजन को, भारत में भी हमने उसको हिंदू मुस्लिम्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अतिरिक्त डिफरेंट वर्नास ऑफ हिंदू सोसाइटीज को देखा है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटीज को देखा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रिश्चियन एंड सिख सोसाइटीज को भी देखा है, एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ जैन एंड पारसी सोसाइटीज को भी देखा है। तो कैसे ethnic nature of society in India and Israel, or primordial nature of societies in the two nations, is undergoing change and transformation, we have to study. So under these three important major topics, we can raise number of questions to be answered. यहां तक अगर विकास और दृष्टि में अपनी बात को ठीक से कह पाया हूं तो मैं आगे चलूं। जी सर। दृष्टि? यस सर। ओके, अब मैं केवल आप दोनों से पूछूंगा और आप ही कोई आंसर देना ताकि मैं स्पीड से आगे चल सकूं। सो सेकंड इज अबाउट, यूनिट इज अबाउट स्टेट, और हमने स्टेट को फिर तीन दृष्टिकोण से स्टडी किया है। पहला दृष्टिकोण है अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जिसमें हमने पढ़ा है कि कैसे दोनों स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बेस होते हुए काम करते हैं। सो which means unlike the authoritarian states, unlike the communist states, unlike the one-party dominated states,
the two states in India and Israel were broadly premised on the fundamental ethos of democracies. The second important state which we try to focus on is welfare state, कि कैसे भारत का जो वेलफेयर स्टेट, जिसको हम लाइसेंस कोटा परमिट राज के रूप में देखते हैं, और इजराइल का वो स्टेट जिसको हम हिस्ताद्रुत के रूप में देखते हैं, कैसे वेलफेयर स्टेट was the demand of the times during 1960s and 1970s, and why welfare state was needed, and what was the role of the welfare state in the two nations, specifically in the nation building process. This we tried to study. And the third part of this state we discussed was the market state. And here we tried to discuss the neoliberal economy, the neoliberal state as an autonomous state working in a spirit of cooperation and competition. We discussed various challenges before the state in the two nations. We discussed the major characteristics of the market state. We discussed how the market state in the two nations was facing challenges amidst inequalities, disparities, and local global syndrome. हमने डिस्कस किया था कैसे एक मार्केट स्टेट समाज की बढ़ती हुई असमानताओं को उनका समाधान कर पाने में कितना सक्षम होता है, नहीं होता है. Is there a shift from controller state to a facilitator state? Do we find a change from government to governance? Or is there an transformation from institutional dominance to societal preponderance or prominence? क्या हम अभी भी राज के एक छत्र नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं, या अभी भी हम कहते हैं कि राज्य एक नियंत्रक नहीं है, राज्य एक नियामक नहीं है, बल्कि राज्य एक सुसाधक है? तो इस संदर्भ में हम लाइसेंस कोटा परमिट राज अर्थात लाइसेंस राज और हिस्ताद्रुत के बीच के अंतर को भी अध्ययन कर सकते हैं, और कैसे मार्केट राज्य के समक्ष विभिन्न चुनौतियां इजराइल और इंडिया के संदर्भ में आ रही हैं, जिसको हमने पढ़ने का प्रयास किया. विकास, यहां तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं? दृष्टि? Yes, sir. ओके. तो विकास? जी सर. Okay, let's go to the third and the second last part of the course. It is about the politics, which I used to prefer to use the word polity. और प्रीति, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये एक बहुत वाइडर टॉपिक है और कभी कभी हमें स्टेट और पॉलिटिक्स में ओवरलैपिंग और इंटरचेंजिंग नजर आती है। लेट मी सी कैसे हमें इसको पढ़ना है। पहला पार्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द स्ट्रगल or the complexes and complexities in the two nations before the founding fathers in framing a common draft constitution for the two nations. तो इस पार्ट में हमें संविधान कैसे आया, संविधान निर्माण में क्या क्या चुनौतियां थीं, क्या क्या जटिलताएं थीं, दोनों संविधानों की क्या क्या विशिष्टताएं हैं, चाहे वो बेसिक लॉज के रूप में हो या भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के रूप में हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रूप में हो। इसको हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें करना है वो है पार्लियामेंट्री पॉलिटी। इस पार्लियामेंट्री पॉलिटी में हम 3 चीजों का अध्ययन अच्छे कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द टू नेशंस, उसमें हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर को और उनके अंतर संबंधों को स्टडी कर सकते हैं। हम स्टडी कर सकते हैं लोकल लेवल पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, जिसको हम ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं, और हम अध्ययन कर सकते हैं जिसको हमने 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों के रूप में वर्णित किया है, 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। तीसरा एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटी, और ये प्रीति जी का टॉपिक वापस आ गया है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में हमको लगभग पिछले 3 दशकों में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को बहुत गहनता से और बहुत तार्किकता के साथ उनका एक विवेकपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमने M5 फिनोमेनन को डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में, और M5 में हमने मंदिर, मस्जिद, मंडल, मार्केट और मतदाता से भारत की राजनीतिक परिवेश को अध्ययन करने का प्रयास किया था। और वहीं इजरायली पॉलिटिक्स को भी हमने M5 के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया था और कहा था कि कैसे दोनों M5 फिनोमेना में आखिरी का जो M5 है, दैट इज माजबिया इन इजराइल एंड मतदाता इन इंडिया, दैट इज द वोटर्स की जो भूमिका है वो कैसे परिवर्तनीय है और कैसे महत्वपूर्ण होती जा रही है, उस संदर्भ में हमने
आप लोगों से इसको अध्ययन करने का प्रयास किया था, इसको विश्लेषण करने का प्रयास किया था। विकास और दृष्टि, यहां तक हम अपनी बात ठीक से कह पाए हैं? हाँ जी सर। विकास? जी सर। Okay, let me now just come to the last part of this. It is about the trends and the challenges. और हमने इन ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस को, आपको सबको याद होगा कि हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज करके इसका एक नया रूपांतरण किया था जिसका नाम था प्रेस फिनोमिनन। तो ये जो प्रेस फिनोमिनन है, ये वास्तव में पांच महत्वपूर्ण चुनौतियों को दर्शाता है। इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है पीस एंड सिक्योरिटी की, कि कैसे दोनों देशों ने इन लगभग 7 दशकों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में किस प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों विरोधों का सामना किया है। और हमने इस पूरे संदर्भ में न केवल आपसे युद्धों का, दोनों देशों के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वॉर्स का अध्ययन किया था, हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द 1967 war between Israel and the Arab nations, the 6-day war. We also discussed the Yom Kippur War of 1970s. In India, we discussed Indo-Sino War. We discussed 1965 and 1971 war with Pakistan. We also discussed the Kargil War. Based on this, we also try to discuss different peace treaties and agreements the two nations undertook vis-a-vis their adversaries. चाहे वो ऑस्लो अकॉर्ड्स हैं इजराइल में, और भारत में उनको हम शिमला अकॉर्ड और अन्य अकॉर्ड्स के रूप में भी देखते हैं। तो प्रश्न जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर भी आ सकता है, एंड पीस एंड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकॉर्ड्स भी आ सकता है। Second important part of these challenges is about demography. और इस डेमोग्राफी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इन 7 दशकों में माइग्रेशन ने, इन्फिल्ट्रेशन ने, रिफ्यूजीज ने, आउटसाइडर्स ने दोनों देशों की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने का प्रयास किया है। ऐसा कहा जाता है कि डेमोग्राफी कुड बी अ डिविडेंड फॉर अ नेशन। डेमोग्राफी से मतलब है जनसांख्यिकी, अर्थात जनता, अर्थात लोग, अर्थात मैन पावर। तो क्या एक मैन पावर किसी देश के लिए एक संपदा हो सकती है, या वह उसके लिए एक आपदा और एक विपदा का रूप भी धारण कर लेती है? इसको हमने डिस्कस किया था भारत में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्यास के कॉन्टेक्स्ट में, और इजराइल में उन पैलेस्टीनियंस के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करने का प्रयास किया। Based on that, we come to the third and last part of our challenge. It is called governance.
When we say governance, it means the two democratic nations, the two democratic governments try to focus on the actual issues of development and governance. आवश्यकता इस बात की है कि क्या सरकारें शासन को प्राथमिकता दें या सुशासन को प्राथमिकता दें. What is the priority of the people in the countries? Whether people want just change of the government, जैसे कि बहुत जगह भारत में होता है कि बस ये सरकार चली जाए, दूसरी सरकार आ जाए. इसलिए हमने देखा कि कुछ राज्यों में केवल इसी बात पर ही सरकारों को वापस बुलाया गया कि इन सरकारों ने हमारी सुख सुविधाओं को, हमारे लोक लुभावन को, अर्थात हमारे पॉपुलिज्म को, प्राइमोर्डियलिज्म को बहुत ध्यान रखा है. जिन सरकारों ने कहा कि किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, जिन सरकारों ने कहा कि हम किसानों का ऋण तो माफ करेंगे ही, लेकिन हम बिजली पानी भी आपको फ्री कर देंगे, जिन सरकारों ने कहा कि हम आपके लिए बेरोजगारी भत्ता ही दे देंगे, कुछ सरकारों ने कहा कि हम आपको मूलभूत आवश्यकताएं, जो खाद्य सामग्री है, जो हमारा भोजन है, वही हम सुलभता से, सरलता से आपको प्रदान कर सकते हैं. इसलिए 2 रुपए किलो चावल है या 1 रुपए किलो गेहूं है, तो बहुत जगह भारत में या इजराइल में भी देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट. वन गवर्नमेंट गोes, another government comes, or the same government is brought back. A change took place when people wanted to shift from change of government to change of governance. कि हमें सरकार तो चाहिए ही बदली हुई, लेकिन हमें वो सरकार चाहिए जो शासन की बात करे. So there is a shift from government to governance. But a new shift is taking place in 21st century. It is called a shift from not only from one government to another government, it is also not from one government to another governance. It is now between governance to good governance. So actual fight is now a fight for good governance. But whether India and Israel, whether the two nations, two democracies, two polities, two governments are now working towards fulfilling the objectives of the contemporary times, which seem to have defined a shift from governance to good governance. That lies the basic challenge for the two nations. Here we come to the concluding part of our overall overview of the course. अब तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं. तो मैं यहाँ अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं और
आप लोगों से फिर जो प्रश्न है वो प्रश्न एक बार फिर पूछ लेता हूं। यस, तो प्रीति सकराल, आप Yes, sir. ओके। तो आप पहला आंसर किसने दिया था उस कोटेशन का? मनीष ने। हु गेव द फर्स्ट आंसर? सर भुवनेश। भुवनेश आप लाइन पे? यस यस भुवनेश। यस सर। तो भुवनेश, आज ये सारा लेक्चर मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सर। VDS का मतलब विनायक दामोदर सावरकर बिल्कुल नहीं है, और VDS का मतलब है कि जिसने इस क्लास को आप लोगों के साथ आज पूर्ण करने में सफलता हासिल की है, जिनकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनको हम सब लोगों को आज एक विशेष धन्यवाद देना है। विकास वो है विकास, दृष्टि, वो डी है दृष्टि, और वो एस हैं सुनील सर। सुनील सर। तो एक बार फिर विकास को, दृष्टि को और सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद आप सब लोगों के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड रखता हूं।